अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। 25 दिसंबर पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से और ज़ाहिर है कि एक रिवायती मजहबी अक़ीदत उससे मनाया जा रहा है। तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद। फिर 25 दिसंबर सब जानते हैं कि क़ायद आज़म की यौम विलादत के तौर पे भी पाकिस्तान में ज़ाहिर मनाया जाता है। क़ायद आज़म की हस्ती हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हस्ती हो, तमाम बड़ी शख्सियात जो हैं उनका मतमा नज़र नाज़रीन एक ही रहा है। और वो मतमा नज़र ये है कि जितने भी इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर बसते हैं उनके लिए इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीक़े से जीने के मौक़े हों, उनके लिए बिल्कुल बराबरी के मौक़े हों, वो सर उठा के अक़वाम आलम में ज़िंदा रह सकें। अंबिया हों या बड़े लीडर हों, कानून की बालादस्ती सबका मतमा नज़र रहा है। तो यही पैगाम हमारा भी है और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से वक्तन फ़वक्तन ये बात करते भी रहते हैं। आज जो ख़बरें हैं वो देखते हैं और उनकी भी आप जानते हैं कि लीगल इम्प्लिकेशंस हैं। तो फिर हमने स्टूडियो में भी जो मेहमान मदऊ किए हैं उनका ताल्लुक़ लीगल प्रोफेशन से ज़ाहिर एक अरसे से, और जब शुरू करेंगे बाकायदा तौर पर उनसे बातचीत तो तारुफ़ कराएँगे। रोज़ाना एक्सप्रेस नवाज़ शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, अदालत में गिरफ़्तार, अडियाला मुंतकिल, फ्लैगशिप में बरी। हम तो पत्थर के लोग हैं, ये दुख झेल लेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पर 4.25 अरब रुपए जुर्माना भी आयद। 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट के तमाम असासाजात ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया गया। हसन और हुसैन नवाज़ के दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी। नवाज़ शरीफ की कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर। जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग टोले के सरबराह बिलावल बेनिफिशरी हैं। JIT सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले से सच सामने आ गया। वज़ीर आज़म, अदालत को बंद करके बंदूक़ें तान कर स्याह फ़ैसला सुनाया गया। नून लीग, रोज़ाना जंग एहतसाब अदालत ने बारे सबूत नवाज़ शरीफ पर डाल दिया। 7 साल कैद बामुशक्क़त 4.25 अरब रुपये जुर्माना, जायदाद ज़ब्त नाअहल। नवाज़ शरीफ एक सज़ा एक बरियत। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस करप्शन साबित, फ्लैगशिप रेफरेंस में इल्ज़ामात मुस्तरद। नायब और नून लीग की तरफ से अपील में जाने का ऐलान। जरदारी ग्रुप ने सिंध बैंक से 24 अरब के कर्ज़े लिए, रिश्वत के पैसे अकाउंट्स में आए। JIT डॉन की खबरें। 29 fake accounts used to launder ₹42 billion, JIT tells Apex Court. Nawaz braces for another tryst with prison. PM Qatari Amir discuss Afghan peace process. और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस एक्सप्रेस ट्रिब्यून, नवाज़ फाउंड गिल्टी। तो ख़बरें ये हैं नाज़रीन, और हमारे साथ जनाब यासीन आज़ाद साहब आज शामिल प्रोग्राम हैं। और यासीन आज़ाद साहब साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैडम। सर, पहले तो ज़रा बात करेंगे, ज़ाहिर जैसे मैंने कहा था क्रिसमस भी है और क़ायद आज़म का यौम विलादत भी है। क़ायद आज़म के हवाले से थोड़ी बात करते हैं यासीन साहब। ये वाली ख़बरों पे तो हम थोड़ी देर में आ ही जाते हैं। हम देखते हैं कि क़ायद आज़म की जो पूरी जिद्दोजहद थी, जिद्दोजहद आज़ादी जिसे हम अब कहते हैं, वो जितनी सियासी थी उसके अलावा कानूनी जंग भी लड़ी है क़ायद आज़म ने। और उनकी अपनी जो पूरी ज़िंदगी है माइनॉरिटीज़ के, अक़लियतों के हुकूक़ की सरबुलंदी के लिए काम किया। थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। सबसे पहले क्रिसमस के मौके पे मैं अपने मसीह बरदरी को मुबारकबाद देता हूँ। क़ायद आज़म के हवाले से आपने बात की कि ज़ाहिर है वो एक वकील भी थे, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते थे, कानून की बालादस्ती उनके सामने सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी। और क़ायद आज़म ने जो पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की वो लीगल वे में भी की और पॉलिटिकल वे में भी की। बिलाखिर अल्लाह के करम से जो उनकी मेहनत रंग लाई, पाकिस्तान वजूद में आया। क़ायद आज़म का वो पाकिस्तान जो उन्होंने बनाया था वो पाकिस्तान आज नहीं है। हमने अपने गलतियों की बिना पर, हमने असूलों की पासदारी ना करते हुए
हमने जमहूरी अमल पे अमल ना करते हुए कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को 1971 में तोड़ दिया। बिल्कुल सही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी ये है कि अगर 1971 में जो मेजॉरिटी पार्टी थी मुजीब रहमान की, अगर उसको इक़्तिदार दे देते तो शायद पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म को बनाया हुआ पाकिस्तान 2 अलग ना होता। सही। और दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी इस्लामी ममलकत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। सही। ये कुदरत की मेहरबानी समझें या जो भी पूछें समझें कि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के चंद अरसे के बाद ही इस दुनिया से रहलत कर गए। शायद अगर वो ज़िंदा रहती तो पता नहीं उनका क्या असर होता। इसके मुतालिक तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सही। लेकिन कायद-ए-आज़म ने ये बात क्लियर अल्फाजों में कही कि इस मुल्क में पाकिस्तान के तमाम शहरी इक्वल राइट रखते हैं, वो इक्वल हैं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उन्होंने कभी भी किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं की। मुझे जो याद है, जो मैंने पढ़ा कि जब ज़ियारत में वो सख्त बीमार थे वहाँ, तो जो नर्स उनकी देखभाल कर रही थी उनका तल्लक शायद पंजाब से था या, लेकिन ड्यूटी उनकी वहाँ बलूचिस्तान में थी। तो कायद-ए-आज़म ने उनसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए बोलो। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरा तल्लक फ़लाँ सूबे से है, अगर आप मुझे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने ये क्या इनकार कर दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है, मेरा नहीं है, लिहाजा मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो कायद-ए-आज़म ने ये सबक ज़रूर दिया कि किसी भी इदारे के हेड को जो हमारे इदारे हैं उसमें मुदाखलत करने का इख्तियार कानूनी एतबार से नहीं है। और तकरीबन यही पोजीशन हमारी है कि जो 1973 का हमारा आइन है उसमें भी तमाम इदारों का तयन कर दिया गया, उनकी लिमिटेशन मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे तमाम इदारे एक दूसरे के मामले में इतनी मुदाखलत करते हैं जो आइनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं करते और अल्टीमेट उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि कायद-ए-आज़म का ये बनाया हुआ बाकी पाकिस्तान आज फिर इंतहाई क्राइसिस से गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक। और कोई आदमी नहीं जानता कि आइंदा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बात की थी उसको थोड़ा सा अब जो मौजूदा तनाजुर है उसमें रखा जाए और देखा जाए। तो उस पर बात जो सवाल मैं करना चाहूँगी जनाब यासीन आज़ाद साहब से वो ये है कि ये दोनों मुकदमात के फ़ैसले अब आ गए। कहा जा रहा है कि दोनों जो मुकदमों का यानी अब नतीजा है तो दोनों पार्टीज़ जो हैं किसी न किसी तरह से अपील में जाएंगी। आप अब क्या फरमाते हैं कि अपील में जाने से किसका रास्ता ज़्यादा आसान नज़र आता है या मुश्किल नज़र आता है आपको? देखें, जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है जी, मैंने आपके इस प्रोग्राम में बहुत पहले भी कहा था जी कि पहला जो रेफरेंस था जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई या उनकी बेटी को जो सज़ा हुई है, जी, मेरे नज़दीक ये दोनों रेफरेंसेस भी उस रेफरेंस के साथ चलाए जाते तो ज़्यादा बेहतर था, जो नहीं हुआ। सही। इसलिए मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी फ़ाइल की गई। अच्छा। लेकिन वो टर्न डाउन हो गई। अब ये दोनों रेफरेंसेस जो चले हैं, ये प्रॉपर्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल में 2001 की बात हो रही है, जब 99 में इस मुल्क में इनकलाब आ गया और एक डिक्टेटर इक़्तिदार में आ गया तो वो फैमिली एक किस्म का यहाँ से सऊदी अरब चली गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उस ज़माने की हैं। अब ये दोनों रेफरेंसेस जो बार में दाखिल किए गए उसमें आलमोस्ट विटनेसेस दोनों में एक ही थे, एक ही जैसे थे। ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन उस पर मैं ये था, मेरे नज़दीक ये दोनों केस इंतहाई वीक विकेट पे थे और क्वेश्चन उसमें सिंपल ये था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके एक्चुअल ऑनर जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, अब एक्चुअल ऑनरशिप को साबित करने की बेसिक ज़िम्मेदारी जो थी वो नैब की थी। नैब ने इस ज़िम्मेदारी को कहाँ तक निभाया, कहाँ तक नहीं निभाया। एक प्रॉपर्टी के मतलब तो आप उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई करप्शन या किसी किस्म का बेनामी ट्रांजैक्शन साबित नहीं हो रही और आलमोस्ट उन्हीं गवाहों की मौजूदगी में दूसरी तरफ दूसरे केस के अंदर
आप ये कह रहे हैं कि जी करप्शन साबित हो गया, चूँकि इससे पहले जो जजमेंट था उसमें भी करप्शन की बात नहीं थी। चूँकि ये डिटेल जजमेंट है, जो मैंने अभी डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन जो एज ए लेमैन मैं बात करता हूँ, उसके मुताबिक अगर ये बात मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि इस केस के अंदर वो कौन सी एविडेंस आई है जिसमें ये कहा गया हो कि मियां नवाज शरीफ ने कौमी ख़जाने से किसी किस्म की कोई किकबैक या मिसयूज़ ऑफ फंड किया है। वो एविडेंस जो आई है वो बताई जाए कि वो कौन सी एविडेंस है। वही वाजिद ज़िया मैन आदमी वहाँ उस केस में भी था जिसमें आप एक्विटल कर रहे हैं, और उसी केस में मैन आदमी वही था जिसमें आप 7 साल की सज़ा दे रहे हैं। इससे पहले केस में आपने सज़ा कुछ और दी, अब जो सज़ा आपने और दी, लेकिन यहाँ कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरह से इस जजमेंट के अंदर ये बात आ जाए कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन किया। लेकिन उस पॉइंट को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास क्या एविडेंस थी, वो जजमेंट देखने से पता चलेगा। ठीक है, जजमेंट आ गया, लामाला जिस केस में इक्विटल हुई उसमें अपील का राइट है, नैब का है, बिल्कुल वो अपील करने चाहें तो कर सकते हैं जी। लेकिन इक्विटल अपील के खिलाफ अपील जो होती है जी, उसको एडमिट कराना या करना बहुत मुश्किल काम होता है जी। उससे ये साबित हो जाता है कि जो अक्यूज़ था वो इनोसेंट साबित हो गया जी। तो डबल प्रिजम्पशन हो जाती है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। लेकिन जहाँ आपने सज़ा दी वहाँ राइट ऑफ अपील उनका पहले की तरह है, और 10 दिन के अंदर अंदर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के बाद बेंच कंस्टिट्यूट होती है, फिर यही पॉइंट आएगा कि क्या उनकी बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इससे पहले सज़ा ज़्यादा थी, अब सज़ा एक किस्म की कम है। अब ऐसी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट की हैं उनको देखकर वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो सर वो कितनी देर में डिसाइड करना होता है, क्योंकि सारे वो नए सिरे से मुकदमा तो नहीं खुलता, वो तो फैसले को ही रिव्यू करने की बात नहीं, रिव्यू नहीं होता एक्चुअली वो कि जो जब किसी केस में जिसमें सज़ा हो जाए, जब आप अपील फाइल करते हैं तो उसमें सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इस आदमी को बेल आउट कर दिया जाए। बाज़ केसेस में ऐसा होता है जो क्रिमिनल केसेस में है कि अगर मसलन 3 साल से कम की सज़ा है, 3 साल से कम की सज़ा है, तो ट्रायल कोर्ट खुद ही बेल दे देता है कि आप बेल ले लें, लेकिन जाके अपील को अपनी सेंटेंस को चैलेंज कर दें कोर्ट में, तो वो राइट वो खुद ही दे देता है। अब सिंपल यहाँ क्वेश्चन ये है कि राइट ऑफ अपील उनका है, कल कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो एक बात में है। लेकिन यह मंतक मेरी समझ में नहीं आई कि जिस केस में इक्विटल हो जाता है, हमारी पूरी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि आपने इक्विट क्यों किया, इनको सज़ा क्यों नहीं दी, और जिसमें सज़ा हो जाती है उसमें कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं किया। क्या कोर्ट के जजमेंट जो वक्तन फ़क्तन आते हैं उसमें हुकूमत के वज़रा को इस टाइप का कोई रिएक्शन शो करना चाहिए? मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी प्राइम मिनिस्टर ने भी कमेंट्स पास किए। मैं हैरान ये हूँ कि शायद ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये बात प्रिज्यूम कर रही है कि जब तक इस फैमिली को सियासी फील्ड से बिल्कुल आउट नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो मौजूदा हुकूमत है शायद वो अपने आप को सेफ नहीं समझती। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, अगर रिट्रोस्पेक्ट में ज़ाहिर इस तरह के सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को शौकत खानम का प्लॉट दिया जब वो थे वज़ीर आला पंजाब। अब अगर मैं जाती हूँ कोर्ट में और मैं कहती हूँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये इख्तियार गलत इस्तेमाल किया था, तो उसकी क्या नौयत होगी? बात यह है कि हमारे कानून के मुताबिक भी जज साहिबान को भी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करने का हक है। अच्छा, ओके, वो भी करते हैं। ठीक है। वक्तन फ़क्तन ऑनरेबल चीफ जस्टिस बात फैसले करते हैं, वो अपने इख्तियारात को सामने रख कर करते हैं। जो बात आपने कही मैं उसी के जवाब पे आता हूँ कि अगर ये बात है तो इतनी बड़ी ज़मीन, और ये खाली ज़मीन नहीं दी थी, पैसा भी दिया था, तो वो उन्होंने मिसयूज़ ऑफ पावर किया ना।
तो मिस यूज़ ऑफ पावर किया अगर बकुल आपके अगर वो मिस यूज़ ऑफ पावर प्राइम मिनिस्टर करता है तो आप उस पर ज़मीन के मतलब भी इमरान खान को कहें कि ज़मीन की कीमत अदा कर लें। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती ये है कि आप इलीगल इंक्रोचमेंट पूरे पाकिस्तान से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन बनी गला की इलीगल इंक्रोचमेंट के मतलब आपने बिल्कुल लॉ को चेंज करके रख दिया। तो क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है, क्या आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश है कि मेरे लिए कानून अलग होगा और बाकी लोगों के लिए कानून अलग होगा? ऐसी तो कोई यही आना शुरू हो चुका है। तो ये जो इम्प्रेशन है इसके मतलब मैं ये कहता हूँ, और आज भी मैं आपके इस प्रोग्राम में बिला खौफ ये बात कहता हूँ कि हमने अपने तमाम इदारों को एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जहाँ तबाही और बर्बादी के अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। आज आप लोगों की डिस्कशन को सुने तो लोग कहते हैं कि जो पैसा आ रहा है ना बाहर से 3 करोड़ फलां UAE वाला दे रहा है, सऊदी अरब में दे रहा है, इसमें मेन कंट्रीब्यूशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। ओपन कहते हैं ना, लोग कहते हैं, इवन गवर्नमेंट भी कहती है। इमरान खान को उस हिसाब से कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये रोल है जो वो अदा कर रहे हैं, वो उनको अदा करना चाहिए। लेकिन मुल्की मामलात हमारे इतने तबाहकुन सूरत अख्तियार कर चुके हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, बजाय पाकिस्तान के अवाम को क्राइसिस से निकालने के, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल को हल करें, आप 24 घंटे एक ही रट लगाए हुए हैं, चोर डाकू। और जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर हमारी बहस होती है या हमारे पार्लियामेंटेरियन जिस तरह एक दूसरे पे अटैक करते हैं, यकीन करें मुझे शर्म आती है कि ये हमारे वो नुमाइंदे हैं जिनको हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट में इसलिए भेजा है कि वो वहाँ जाके कानून साजी करें। वो बजाय कानून साजी के एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। तो आप ख़ुद ये बता दें कि पार्लियामेंट का वो इदारा जिसका अपनी एक डिग्निटी है, अपना एक तकद्दस है, उसको पामाल हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे हैं। आप जो सूरत हाल है, जिस तरह इस केस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि एक ही किस्म का जुर्म जो है आप उसमें एक बंदे को कितनी सज़ाएं देंगे। और ये जो एहतसाब का जो अमल है, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एहतसाब जो है बिला तफरीक होना चाहिए, हर एक से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिहाइंड द सोर्सेज का जो कंसेप्ट है उसमें तो मैं ये कहता हूँ कि जिस आदमी की 2 लाख रुपया तनख्वाह है वो भी 2000 गज़ के बंगले में रहता है। अगर 2 लाख वाला 2000 गज़ के बंगले में रहता है तो वो भी बिहाइंड द सोर्सेज है, तो फिर आप कितने लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी करेंगे या प्रोसीडिंग करेंगे। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे तमाम इदारों की बेसिक ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करें। कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो मिनिस्टर उसको कमेंट्स मत करें, फेवर में आता है या अगेंस्ट में आता है। उससे ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि आप इस केस में तवक्को लगा के बैठे हुए थे कि इस बंदे को सज़ा होनी चाहिए दोनों केसों में, लेकिन एक में इक्विटल पे आपको तकलीफ़ हो गई। बाज़ औक़ात जो मिनिस्टर जिस तरह ख़यालात का इज़हार करते हैं या जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि वो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान के 20-22 करोड़ आवाम उनको देख रहे हैं, उनका जो तरीक़ाकार है, बातचीत करने का तरीक़ाकार है, वो क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता, ज़ाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ का राइट है अपील का, कल ये जजमेंट पहले की तरह सस्पेंड भी हो सकती है, लेकिन मैं अब एक बात ये कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि आप इन तीनों जजमेंट को, अगर नैब इक्विटल अपील फाइल करता है, ठीक है, ये कहते हैं, तो इन तीनों केसेस को एक साथ सुन के एक साथ जजमेंट दें। अच्छा, ये अलग अलग केसेस में जजमेंट देना, कल आप ये चाहें ये भी सज़ा हो जाए। सपोज़ इस केस में जिसमें इक्विटल हुआ आप सेंटेंस दे देते, ठीक है, वो भी अगर 7 साल की सज़ा होती तो दोनों सज़ाएं एक साथ ही होनी, काउंट तो 7 साल ही होती है ना। तो यहाँ मुझे यूँ लगता है कि सिस्टम ने इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक केस में इक्विटल कर दिया और दूसरे केस में सज़ा दे दी, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए। और आप ये बताएं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि जब भी कोई जजमेंट आया, टाइम पीरियड आपने कुछ दिया और फैसला देते वक्त आपने इतना डिले किया कि दूसरे लोगों का मौका दे देते हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करे। और नैब कोर्ट के जज साहब का, जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ, मेरा कहना ये है कि प्रोसीडिंग के दौरान जो उन्होंने ये कमेंट्स दिए थे, जिस कमेंट्स में उन्होंने ये कहा था कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको अमीन और सादिक नहीं कहा,
आप अमीन और सादिक नहीं रहे, मैं कैसे प्रिज्यूम कर लूँ कि जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। ये जुमला जो था ये डाउट क्रिएट करता है किस्म का। सही बात। तो फिर अगर यही बात मान ली जाए तो आपने एक केस में जिसमें सज़ा दी उसमें कैसे मान लिया, और जिस केस में इक्विटल कर लिया उनके बयान को कैसे सच मान लिया। तो ये चीज़ें कंट्राडिक्ट करती हैं जो है, इससे हमारे इदारों की डिग्निटी जो है ना बुरी तरह से मुतासर होती है। ठीक कह रहे हैं। चलिए ज़रा जरदारी साहब पर भी आते हैं। शिकंजा उनके गिर्द भी तंग होता चला जा रहा है, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी इस वक्त थोड़ी सी आई एम श्योर कि कुछ उनके हलकों में भी परेशानी तो है। इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, एक बात मैं ये बताऊं कि JIT का जो सिस्टम एक किस्म का चला, ये पनामा का जो मियां नवाज शरीफ का केस आया, और जी पहले ये बात तय कर लें कि JIT है क्या। JIT को आप इख्तियार देते हैं किसी केस की इन्वेस्टिगेशन का, JIT कोर्ट नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर की तरह करती है कि जो एलिगेशन इस आदमी के ख़िलाफ़ लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन करके जब कोर्ट में आप जाते हैं, मसलन एक 302 का केस भी है, जब पुलिस चालान पेश करती है तो केस चलता है। केस चलने के बाद बाज़ औक़ात सज़ाए मौत भी होती है और बाज़ औक़ात इक्विटल भी होता है, डिपेंड करता है एविडेंस पे। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है उसको मैटर ऑफ एविडेंस इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या जब तक आप उसको कोर्ट में न ले जाएं और कोर्ट में उस एविडेंस को जाके कॉर्पोरेट ना करें बाय वे ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस, और वो एविडेंस कोर्ट के अंदर ना आ जाए, और जब तक उन डॉक्यूमेंट्स की जो एथेंटिसिटी वो प्रूव ना हो जाए, आप किसी को गिल्टी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। सही। और मैं हैरान हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हर आदमी ये कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। आपने इन्वेस्टिगेशन की, JIT ने एक रिपोर्ट दी, JIT की रिपोर्ट में देखने के बाद अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कोई केस बनना चाहिए तो आप जो कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं आप उनको भेज देना, किसने रोका आपको। लेकिन आपका ये कहना कि नहीं ट्रायल भी हम कर सकते हैं, हम कॉम्पिटेंट हैं, मैं उस पर एतराज़ करता हूँ कि ये फार्मूला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वक्तन फ़क्तन कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट भी हम हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह कि अगर JIT ने कोई रिपोर्ट दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि इस एविडेंस से कोई एविडेंस कलेक्ट हुई है, इससे असफ अली जरदारी या उनकी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, तो आपके लिए बेहतर है कि उस मैटर को आप कॉम्पिटेंट कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन है उसको भेज दें और वहाँ प्रोसीडिंग करें। कल केस साबित होता है तो उनको सजा दें, मैंने ये नहीं कहता, लेकिन अगर केस साबित नहीं होता तो उनका राइट ऑफ इक्विटल है ना। तो अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस पूरी JIT की रिपोर्ट को बाकायदा पब्लिकली दिखाएंगे तो मैं ये समझता हूँ, ये बात सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एज ए चूँकि मेरा उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये सिलसिला न हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे हमारे इदारों की डिग्निटी पे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का मौका मिलता है जो नहीं मिलना चाहिए। उसके अलावा भी सर वो एक तरह का वो जो आप कह रहे हैं कि वो डाउट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का ये तरीकाकार है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी रिपोर्ट देगी, आप प्रिज्यूम करते हैं कि इस एविडेंस में किसी हालत में भी ये बंदा कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, तो सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। किसने आपको रोका है? आपने यहाँ आपने किया ना। यहाँ और दूसरा ये कि इम्प्रेशन ही लगता है कि JIT रिपोर्ट आ गई, JIT रिपोर्ट मतलब मुकदमा तय हो गया, सजा मिल गई। अच्छा, यहीं आप देख लें कि JIT बनी, 3 जज साहिबान ने कहा कि नहीं ये केस कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में जाना चाहिए, तो फिर जो हकमा के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अब आप ये देखें कि इसी जजमेंट का आया कि हम मजीद 10 साल के लिए नाइल करार दे रहे हैं। एक आदमी को आपने ताहियात पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो अपनी पूरी लाइफ में सियासत में कोई अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। अब मजीद 10 साल फिर 10 साल, तो ये बात कंसेप्ट मेरी समझ में नहीं आता। यानी या आप जो ये कहते हैं जायदाद जब्त कर लें, वो जायदाद अगर वो ये कहते हैं कि उस स्टील मिल जो हमारी सऊदी अरब की हम बहुत पहले बेच चुके हैं, तो क्या जब्त करेंगे? क्या ऑर्डर करने से पहले
उस कोर्ट के अंदर ये एविडेंस नहीं आई कि वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है। सही है। और अगर नहीं बिकी है तो आपके पास क्या सबूत है कि वो नहीं बिकी है, आज भी उनकी प्रॉपर्टी है। आपने अपने आर्डर में ये लिख दिया, जजमेंट के ये लिख दिया कि सऊदी अरब से कहें कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो उसको भेज दें जी। तो वो तो कहते हैं कि हमारे फादर अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी को बेच के चले गए थे, सही तो बात। क्या चीज़ जब्त करेंगे आप। तो मेरे ख्याल में जजमेंट ट्रायल कोर्ट ने भी देखते वक्त क्या हालात थे, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक में एक्विटल, एक में सेंटेंस, हालांकि एविडेंस तकरीबन एक ही जैसी थी, वो बात मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, हमने बड़ी तफसील से ये बात की। और नाजरीन, जिस तरह पहले हमने कहा कि जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मतम नज़र था कि माशरे में इंसाफ बोलबाला होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम जितनी कोशिश कर सकें वो कम। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।